मेरे प्यारे किसान मित्रों, हाजिर हूँ आज फिर एक नए टॉपिक के साथ। मछली बीज स्टॉकिंग करते समय किन सावधानियों का आप ख्याल रखें, उसी पर निर्धारित है मेरा आज का ये सब्जेक्ट। आग्रह करूँगा कि आप कोई गलती न करें। अगर आप सीड स्टॉक करने जा रहे हैं तो आपसे कोई गलती न हो, इसलिए इस वीडियो के अंदर वो तमाम बातें बताने का प्रयास करूँगा जिसका आपने ख्याल रखना है। और उन बातों को जानने के लिए आपसे आग्रह रहेगा कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो किसान मित्रों, सबसे पहले आपको उस जगह का निर्धारण करना होगा, चयन करना होगा जहां आपने बीज को स्टॉक करना है। और मेरे ख्याल से जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपने उस टाइम तक तालाब का निर्माण अवश्य कर लिया होगा। उस तालाब को पूरी तरह से प्लगिंग कर लें, उसको जोत लें अच्छे से, जैसे हम धान के लिए या किसी अन्य फसल के लिए अपने तालाब को जोतते हैं, खेत को जोतते हैं। खेत को जोतने से पहले आप अपने तालाब के अंदर सरसों की खल को जरूर डाल दें। इससे ये होगा कि आपका सीड स्टॉक करने का जब वक्त आएगा उस टाइम आपके तालाब के अंदर प्लैंक्टन्स तैयार मिलेंगे। और कोशिश करें कि यदि आपने सीड को स्टॉक करना है तो ये आप अपने जहन में रख लें कि आप किस तरह का सीड स्टॉक करने वाले हैं। आप स्पॉन स्टॉक कर रहे हैं, फ्राई स्टॉक कर रहे हैं, फिंगरलिंग स्टॉक कर रहे हैं या ईयरलिंग स्टॉक कर लें। इन चारों को स्टॉकिंग करेंगे तो हम उसी हिसाब से तालाब की तैयारियां करेंगे। मान लीजिए आप स्पान स्टॉक कर रहे हो तो उस वक्त आपको अपने खेत के अंदर बने तालाब में गोबर का इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप फ्राई डाल रहे हैं तो भी इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप फिंगरलिंग या ईयरलिंग डाल रहे हैं तो आप अपने तालाब के अंदर गोबर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो भी कच्चा गोबर जो फ्रेश हो, जो बिल्कुल ताज़ा हो। ये ना हो कि वो काफ़ी दिन पुराना सड़ा हुआ गोबर है और आप उसको तालाब में डाल रहे हो। लेकिन स्पान और फ्राई के लिए आपने ये इस्तेमाल नहीं करना। जो अगली बात आती है कि आपने प्लगिंग कर दी। अब आपकी जो बॉटम है, जो आपकी निचले वाली सतह है, वो पूरी तरह से स्टॉक करने के लिए तैयार हो चुकी है। अब उसमें आप पानी चला सकते हैं, लेकिन पानी चलाने से पहले आप उसे किनारों पर खड़ी घास को जरूर काट लें, क्योंकि जो वो घास है वो एक हिडन स्पेस है बहुत सारे उन जीवों के लिए, उन पक्षियों के लिए जो आपके फ्राई या आपके स्पॉन को निगल लेंगे, आपका नुकसान करेंगे। वो दुश्मन है आपके। ये बात मैंने मछलियों के दुश्मन नाम की अपनी एक सीरीज़ में आपको पहले बोली है। अब आपका तालाब बिल्कुल पानी डालने के लिए तैयार है, लेकिन बीज डालने पहले अपने तालाब के अंदर चूना ज़रूर डालें। चूना नहीं डाल सकते आप तो जियोलाइट्स डाल दें, किसी प्रकार का जियोलाइट्स हो, सिलिकॉन ऑक्साइड या किसी तरह से आप जियोलाइट्स में डाल सकते हैं। और बेहतर होगा यदि आप अपने तालाब के अंदर कुछ उर्वरक डाल दें। उर्वरक से मेरा मतलब ये रहेगा जो कि आपके मिनरल्स मिक्सर जो इस तरह से जो है, अगर आप उनको अपने तालाब में डाल देते हैं तो उससे जो नया तालाब बना है, जहाँ पर जिस बॉटम पे बिल्कुल भी किसी प्रकार के उर्वरक नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं जब हम किसी जगह से कुछ मिट्टी उखाड़ करके वहाँ पर फसल को बीजने का प्रयास करते हैं, वो फसल भी वहाँ ढंग से नहीं हो पाती। अच्छा रहेगा अगर आप बीज स्टॉक करने वाले हैं, बीज स्टॉक करने से पहले आप उसके अंदर कुछ इस प्रकार की दवाइयाँ जिसके अंदर मिनरल्स, इसके अंदर विटामिन्स, ये सब हैं, आप उसके अंदर यूज़ कर लें। उससे आपको जो रिज़ल्ट काफ़ी दिन फर्टिलाइज़र्स इस्तेमाल करने के बाद, फीडिंग डालने के बाद मिलने वाले थे, वो जल्द मिलेंगे और आपकी मछली की जो पौष्टिकता है वो बनी रहेगी। और तालाब तैयार कर लिया हमने, प्लगिंग हो गई, पानी डाल दिया। तो अगर स्पान डालना चाह रहे हैं आप, तो आप स्पॉन डालने से 2 या 3 दिन पहले पानी स्टॉक करें। 2 या 3 दिन पहले। उसका रीज़न है कि अगर आपका पानी ज़्यादा पुराना होगा तो उसके अंदर इंसेक्ट्स की ब्रीडिंग है वो हो जाएगी, और वो आपके स्पान से पहले होगी। स्पान से पहले होगी तो स्पान से ताकतवर होगा। अगर स्पान से ताकतवर होगा तो आपके स्पान के लिए एक दुश्मन वहाँ पहले खड़ा हो जाएगा। तो आप कोशिश करें कि स्पान डालने से 2 या 3 दिन पहले पानी स्टॉक करें, और स्पान डालने से 1 दिन पहले फीडिंग शुरू कर दें। जैसे मैंने आज स्पान डालना है तो मेरे को 1 दिन पहले उसके अंदर फीडिंग शुरू कर देनी है। और कौन सी फीड डालनी है स्पॉन के लिए? सिंपल, सबसे बेस्ट सरसों की खड़ लें, उसको भिगोएं, और साथ में बेहतर होगा अगर आप उसके अंदर प्रोबायोटिक का यूज़ भी कराना शुरू कर दें। प्रोबायोटिक का यूज करें साथ में, और उस स्प्रे को, उस खड़ को स्प्रे कर दें तालाब के अंदर।
किनारे पे करेंगे स्प्रे, तालाब के किनारे पे स्प्रे करेंगे, क्योंकि शुरुआती दिनों में बच्चे की जो हैबिट रहती है वो तालाब के किनारे पे घूमने की होती है, वो किनारे को पकड़ता है, तो आपकी फीडिंग भी किनारे पे रहेगी, क्योंकि मैक्सिमम स्पॉन किनारे पे रहेगा। नंबर एक, अगर आप फ्राई डाल रहे हैं तो आप उसके अंदर बहुत सारी फीड्स आ रही हैं मार्केट में, आप तो अगर स्पान भी स्टॉक कर रहे हैं तो स्पान को भी आप 5-6 दिन बाद फीड में शिफ्ट कर सकते हैं। 0.1 mm फीड, 0.2 mm फीड, और उसके बाद बढ़ते बढ़ते आप 0.8 mm फीड तक ले जा सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी मछली का बीज किस साइज़ का है, उसकी जो ओरल ओपनिंग है, जो उसका मुंह है, उसका साइज़ क्या है, वो कितना बड़ा दाना ले सकता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप उसकी फीडिंग दे सकते हैं। फीडिंग का जो पहले शुरुआत के अंदर 5 से 6 दिन आप उसकी बॉडी वेट का 8% फीडिंग दे सकते हैं। बच्चे को बॉडी वेट का 8% फीडिंग दे सकते हैं, क्योंकि आपके तालाब के अंदर पानी फ्रेश है, उसके अंदर अभी किसी प्रकार की खुराक नहीं पनपी। जब आप फीड देते हुए 5-6 दिन आपको बीत जाएंगे तो उसके अंदर भी प्लैंक्टन्स की ग्रोथ आएगी, और जब प्लैंक्टन्स ग्रो करेंगे तो आपकी फीड जो है वो ही 2 से 4% बॉडी वेट का रह जाएगी, तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। हम कई बार स्पान स्टॉक जब करते हैं बहुत सारी गलतियां करते हैं। हम करते क्या हैं कि स्पान उठाया, हम कहीं से लेकर आए और डायरेक्टली उसको तालाब में डाल दिया। देखिए, जब हम कहीं बाहर से स्पान को ट्रांसपोर्टेशन में लेके आते हैं तो पानी का जो टेम्परेचर रहेगा, बाहर का टेम्परेचर आपका कुछ और हो सकता है, तालाब का टेम्परेचर कुछ और हो सकता है। मान लीजिए आपके तालाब के पानी का टेम्परेचर आपके बाहर के पानी के टेम्परेचर से, जिस जिस पानी के अंदर आप स्पॉन लेके आए हैं, उसका टेम्परेचर ज़्यादा है या कम है। आप तालाब में जैसे ही आप उसको डालते हैं तो बच्चा कई बार गर्म से ठंडा या ठंडे से गर्म के अंदर एडजस्ट नहीं कर पाता और बहुत सारी मोर्टेलिटी हो जाती है। यानी कि शुरुआती दिन में ही हमें बहुत बड़ी चपत लग जाती है। कोशिश करें जब आप कहीं से स्पॉन लेके आएँ या फ्राई लेके आएँ तो आप उसको पहले पानी में रखिए, पॉलीथीन को एक्लामेटाइज कर लीजिए, वातानुकूलित कर लीजिए, और जैसे ही उन दोनों का, पॉलीथीन के पानी का टेम्परेचर और आपके तालाब के पानी का टेम्परेचर सम हो जाए, आप उसके अंदर, पॉलीथीन के अंदर तालाब का पानी भरते हुए उसको वापस तालाब में छोड़ दें। इससे मोर्टेलिटी की संभावनाएं निरस्त कर दी जाएंगी। हमने स्पॉन को अपने तालाब के अंदर शिफ्ट कर दिया, छोड़ दिया, स्टॉक कर दिया। अब लगातार क्या रहेगा कि उसके अंदर अगर ट्रांसपेरेंसी है तो एल्गी का पनपना शुरू होगा, क्योंकि हम उसमें फीड दे रहे हैं और सनलाइट डायरेक्टली बॉटम तक पहुंच रही है, तो जो फिलामेंटस एल्गी है उसका पनपना शुरू हो जाएगा। इस केस में आपको क्या करना है कि आपने पानी को टर्बिड रखना है, गंदा रखना है, मिट्टी कलर का रखना है या ब्राउनिश रखना है, जिसके अंदर सनलाइट, सूरज की किरणें डायरेक्टली बॉटम तक ना पहुंच पाए। ऐसा कर लेंगे तो एल्गी नहीं पनपेगी। ऐसा कैसे करें? इस तरह का काम करने के लिए आप ट्रायल नेटिंग कर सकते हैं। आप किसी भी ड्रैग नेट को लें, उसको तालाब में घुमाएं, इधर से उधर, उधर से इधर, और उससे क्या होगा, बॉटम से जो मिट्टी है वो उठेगी और पानी टर्बिड होगा। इसके अलावा आप पशुओं को तालाब में घुमा सकते हैं, वो भी आपके नीचे की मिट्टी को उठाएंगे और पानी को गंदला कर देंगे, टर्बिड कर देंगे। ये 2 तरीके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपके तालाब के अंदर सीड स्टॉक कर दिया गया है, और मैंने जैसे कहा था कि जैसे फेवरेबल एनवायरनमेंट आता है कभी भी, उसमें क्या होता है कि जो कीट्स हैं वो भी ब्रीडिंग करते हैं। जब वो ब्रीडिंग करते हैं तो हमारे तालाब में हमारे फ्राई या स्पॉन के साथ साथ बहुत सारे कीट, हानिकारक कीट, नोटोनक्टा वगैरह भी हमारे तालाब में पनप जाते हैं। अब उनका उन्मूलन बहुत ज़रूरी है, और बहुत सेंसिटिव तरीके से, बहुत ढंग से हमने उसको किल करना है, उसको मारना है, जो हमारे मछली स्पॉन के साथ पनप रहा है। उसको हम डीजल, सोप, इमल्सन स्प्रे से ख़त्म कर सकते हैं। 1/3 कपड़े धोने का कोई भी साबुन ले लें, चूरा ले लें, मार्केट से मिल जाता है आसानी से, चूरा ले लें, 1/3 साबुन और 2/3 डीजल या मिट्टी का तेल मिल जाए तो और भी बेहतर। उसका आप स्प्रे बनाइए, वो बोलते हैं इमल्सन स्प्रे, और उस इमल्सन स्प्रे को आप अपने तालाब में कीजिए। इससे क्या रहेगा, जो सरफेस पे एक लेयर बनेगी, और जो ये एयर ब्रीदिंग इंसेक्ट्स हैं जैसे कि नोटोनक्टा, जो लगातार ऊपर से नीचे की तरफ डिप करता है, ये जो है उसकी चपेट में आकर के मर जाएगा। तो आपके जो एक दुश्मन ने
आपके लिए चिंता खड़ी करी थी, जो पानी में आपके बच्चे के साथ पल रहा है, उससे आप निजात पालोगे। कुछ और बातें हैं, मैं अक्सर देखता हूँ हमारे फेसबुक या बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर कि बहुत सारे लोग सलाह दे रहे होते हैं कि कितना स्पान स्टॉक करें, कोई कुछ कहेगा। अगर आप इंडियन मेजर कार्प या ईएमसी का स्पान स्टॉक कर रहे हैं तो आपको एक बात का इल्म होना बहुत ज़रूरी है, और वो ये है कि आप अपने तालाब के अंदर किस दर से स्पॉन को स्टॉक करें। स्पॉन की बात कर रहा हूँ तो एक हेक्टेयर में जो वाटर एरिया 1 हेक्टेयर है, मैं तालाब की बात नहीं कर रहा, यहाँ पर पानी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है आपका तालाब तो 2 हेक्टेयर का हो और उसके परडे बहुत बड़े हों, पानी उसके अंदर कम हो। मैं पानी की बात कर रहा हूँ, जल क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। आपका 1 हेक्टेयर जल क्षेत्र अगर है तो आप उसमें 1 करोड़ स्पान स्टॉक कर सकते हैं। 1 करोड़ स्पान। अगर आपका तालाब 1 हेक्टेयर का है, आपने फ्राई स्टॉक करना है, तो आप 20 लाख से लेके 25 लाख फ्राई स्टॉक कर सकते हैं। अगर आपने फिंगरलिंग स्टॉक करना है और उद्देश्य क्या है आपका कि आप उसको बड़ी मछली करके बेचना चाहते हैं, तो आप अपने तालाब के अंदर 20,000 से 50,000 सीड फिंगरलिंग साइज पर हेक्टेयर स्टॉक कीजिए। बहुत है, इससे ज़्यादा मत करें। इससे ज़्यादा करेंगे तो आपके लिए दिक्कतें जो आएंगी, एरिएशन की दिक्कत आएगी, प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी, वो दिक्कत आएगी, और इस तरह से आपके लिए जो एक नया कारोबार था, जो मछली व्यवसाय आपने नया शुरू किया था, उसको कहीं ना कहीं ठेस पहुंचेगी। तो कोशिश करें, स्टॉकिंग दर सही रखें। किसान मित्रों, एक बात और आपको कह देना चाहता हूं, अक्सर हम जब भी कभी अपने सीड को स्टॉक करके फीडिंग के लिए बात करते हैं तो हम सस्ते पे जाते हैं। सस्ते पे जाएंगे, हम क्या करेंगे, कोई सलाह देगा कि मक्का ले आओ, मक्का पीसो, मक्का डाल दो, या ये कर दो या वो कर दो। एहतियात रखें। फ्राई में सरसों के या मूंगफली के खली के अलावा आप दे सकते हैं तो आप सोयाबीन का जूस दे सकते हैं, तो अंडे ये आप दे सकते हैं, या उसके अलावा आप देंगे तो बेसन का घोल। ये कुछ है जो आप दे सकते हैं, जो हमारा रिवायती है, जो हमारा ट्रेडिशनल है। लेकिन अगर उससे आप एक कदम आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारी कंपनीज हैं जो आपको प्रॉपर फार्मूला दे रही हैं। उसमें सीपी, ग्रोवेल या आईबी, ये कुछ कंपनीज हैं, इनके फार्मूलेशन आती है 0.1 mm से शुरू होके और 6 mm तक का हमें फीड मिल जाता है मार्केट में अच्छे से। ये है फ्लोटिंग फीड। अगर आप डालना चाहें तो सिंकिंग भी डाल सकते हैं। सिंकिंग के अंदर थोड़ा रेट का है, वो रेट सस्ता रहेगा, लेकिन आपकी मछली कितना कंज्यूम कर रही है, कितना कंज्यूम नहीं कर रही, उसके लिए आपको थोड़ा टेक्निकल होना पड़ेगा। अगर उसमें आप टेक्निकल हो तो आपको सिंकिंग फीड बेहतर है, नहीं तो आप फ्लोटिंग फीड डालिए, अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। जब भी आप कोई फीड खरीदें, उस बैग के ऊपर ये देख लें उसके अंदर प्रोटीन कंटेंट कितना है। हम देखने में लगने वाली एक जैसी फीड्स अलग अलग हो सकती है। एक बैग के अंदर 25% प्रोटीन हो सकता है, एक बैग में 20% प्रोटीन हो सकता है, एक बैग के अंदर 32% प्रोटीन हो सकता है। यानी कि अगर मछली के आहार की बात करूंगा तो जिस भी फीड के अंदर प्रोटीन की कंटेंट ज़्यादा है, जिसके अंदर प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा है, वो आपकी मछली के लिए बेहतर है। कोशिश करें प्रोटीनियस फीड डालें। और तो दोस्तों, ये था आज का हमारा प्रयास। आपसे आग्रह है, कृपया हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।